नमस्कार बच्चों, आज हम क्लास 10 साइंस के बहुत ही बढ़िया महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा कारगर हैं, उन प्रश्न को सोल्व करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न हमारा न्यूट्रॉन की खोज करता थे। तो यानी कि पहला प्रश्न, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो देखिए, जो जेम्स चैडविक है, इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो पहला क्वेश्चन क्या है? जेम्स चैडविक। अगला क्वेश्चन है, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है। तो देखिए, जो सोडियम है वो 11वें नंबर पे आता है, तो इसका परमाणु क्रमांक 11 है। अगला है 36 ग्राम जल में मोलों की संख्या। तो देखिए, जो जल का जो मोलर बार है वो 18 है, तो यानी कि एक मोल में 18 ग्राम, तो 36 ग्राम कितने मोल के बराबर है? तो ये 2 मोल के बराबर है। अगला है, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर द्रव्यमान होता है। तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड का जो मोलर द्रव्यमान होता है, कार्बन जो है उसका 12 है और ऑक्सीजन का है 16। तो 16 दूना 32 प्लस 12 यानी कि 44। तो यानी कि ऑप्शन जो द है हमारा करेक्ट आंसर हुआ। अगला है, कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला है। तो देखिए, कैल्शियम का जो है इसकी जो वैलेंसी है +2 है, तो यानी कि क्लोराइड की -1 है। तो हमारा जो फॉर्मूला होगा CaCl2। तो यहाँ हमने 5 क्वेश्चन कर लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, अगले क्वेश्चन आपके सामने, पीतल निम्न में से की मिश्र धातु है। तो देखिए, पीतल में क्या होता है? तो देखिए, पीतल में कापर जो होता है वो 70% होता है, जबकि जिंक जो होता है 30%। तो पीतल जो है एक प्रकार की मिश्र धातु है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो डी है हमारा करेक्ट आंसर, यानी कि कॉपर प्लस जिंक से पीतल बनता है। अगला, किसी अम्ल का पीएच संभव होगा, यानी कि जो कोई भी अम्ल है उसका पीएच 7 से कम होगा। तो यहाँ पे 2, 7, 11 और 14। तो देखिए, 7 से 14 के बीच जो होते हैं वो होते हैं क्षार, और 0 से 7 के बीच होते हैं वो होते हैं अम्ल, और जो 7 है वो क्या होता है? उदासीन। तो यहाँ पे हमारा जो अम्ल का जो पीएच मान होता है वो कितना होगा? 7 से कम, यानी कि ऑप्शन जो हमारा इसमें 7 से कम कौन सा है? 2 ही है। अगला, ब्यूटेनॉल का क्रियात्मक समूह है। तो देखिए, यहाँ पे नॉल लग रहा है, यानी कि नॉल, यानी कि ये एल्कोहलिक समूह है। कौन सा समूह है? एल्कोहलिक समूह, यानी कि एल्कोहल है। देखिए, कीटोन में क्या लगेगा? ऑन लगता है। एल्डिहाइड में क्या लगता है पीछे? एल। और कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या लगता है? ओइक अम्ल। तो यहाँ पे हमारा क्या है? ब्यूटेनॉल में कौन सा क्रियात्मक समूह है? एल्कोहलिक क्रियात्मक समूह है। अगला, सोडियम धातु जल से अभिक्रिया कर कौन सी गैस उत्सर्जित करती है? तो देखिए, सोडियम एक मेटल है और धातु जो है, ठीक है, और जल के साथ ये क्रिया करेगी। तो यानी कि मेटल जब भी जल के साथ क्रिया करेगी तो कौन सी गैस देगी? तो ये देगी हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। तो यानी कि जो ऑप्शन अ हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 2H2 + O2 = 2H2O। ये उदाहरण है। तो देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है और एक उत्पाद बना रहा है, यानी कि जल बना रहा है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? तो ये है आपकी संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? संयोजन, यानी कि ऑप्शन अ पे टिक लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन है, सजीवों की मूलभूत इकाई क्या है? तो सजीव की जो मूलभूत इकाई है वो है कोशिका। क्या है? कोशिका, यानी कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ द बॉडी, यानी कि हमारे शरीर की क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका। अगला है, मुर्गी के अंडे में कोशिकाओं की संख्या होती है। तो मुर्गी का अंडा एकल कोशिका है, यानी कि एक ही कोशिका है। जल किस अवस्था में पाया जाता है? तो जल जो है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगला अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, दालों व दूध में मुख्यतः पोषक तत्व होता है। तो देखिए, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट। तो दाल और दूध में प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन। तो यहाँ पे ऑप्शन जो ब है हमारा करेक्ट आंसर। देखिए, सभी दाल जो हैं प्रोटीन का महत्वपूर्ण सोर्स होते हैं, और जो दूध है उसमें प्रोटीन भी होता है। अगला है, विटामिन सी के स्रोत का समूह है। तो देखिए, जो विटामिन सी है जिसको खट्टे फलों में पाया जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा खट्टे फल में कौन कौन आ रहे हैं? नींबू, आंवला और संतरा। तो विटामिन सी का सर्वाधिक सोर्स कौन है? आंवला। तो ऑप्शन स हमारा करेक्ट आंसर हुआ। अगला, कोशिका के किस अंग को आत्मघाती थैली कहा जाता है? यानी कि सुसाइड बैग ऑफ द बॉडी। सेल की सुसाइड बैग कौन हुई? लाइसोसोम। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? कोशिका का आत्मघाती थैला। अगला है, पुष्प में स्त्री केसर की भाग है। यानी कि पुष्प में स्त्री केसर में कौन आएंगे? यानी कि जो फीमेल पार्ट कौन है? वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। यानी कि जो पिस्टिल है उसमें ये तीनों पार्ट होते हैं। ओवेरी भी होती है, स्टाइल होती है, और ऊपर ही ऊपर स्टिग्मा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो अ है हमारा क्या हुआ? करेक्ट आंसर हुआ। अब आगे की प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो आगे के प्रश्न देखिए। तो
तो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं, अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर दीजिए और अन्य अपने दोस्तों तक भी शेयर करते रहिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपकी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्व रखने वाले हैं। तो देखिए अगला है, लैंगिक जनन प्रक्रिया में नर व मादा जननांगों में बनने वाले अगुणित कोशिकाएं क्या कहलाती है। तो ये अगुणित कोशिकाएं क्या बनाती है, यानी कि नर के अंदर बनते हैं शुक्राणु और मादा के अंदर बनते हैं अंडाणु, तो इन्हें कहते हैं युग्मक यानी कि गैमेट कहते हैं। तो ऑप्शन ब पे टिक लगा लीजिए। अगला है, मेंडल ने आनुवंशिकता संबंधी प्रयोग किए थे, तो उन्होंने पाइसम सेटाइवम यानी कि मीठी मटर पर प्रयोग किए थे, यानी कि ऑप्शन स हमारा करेक्ट आंसर हुआ। अगला है, मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या होती है, तो नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन कितनी होती है, उसमें होती है मनुष्य में 23 जोड़ी यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं। अगला है, किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को हम क्या कहते हैं, इसे बल कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे बल। प्रति सेकंड कंपनों की संख्या क्या कहलाती है, यानी कि एक सेकंड में कंपन की संख्या, उसको कहते हैं आवृत्ति। क्या कहते हैं, आवृत्ति, यानी कि जो एक सेकंड में कितने कंपन है, फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति, और इसका मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। क्या होता है, हर्ट्ज। अगला है, ध्वनि का संचरण किसमें संभव नहीं है। तो देखिए ध्वनि ठोस में चलती है, द्रव में भी चलती है, गैस में भी चलती है, लेकिन ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती है, इसीलिए ध्वनि तरंगों को मैकेनिकल या यांत्रिक तरंगे कहते हैं। अगला, कार्य करने की दर कौन सी भौतिक राशि है। तो देखिए कार्य करने की दर यानी कि P बराबर W/T, तो ये इसको क्या कहते हैं, अपन शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, शक्ति। पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम, यानी कार्य करने की दर बराबर शक्ति, और कार्य करने की क्षमता क्या होती है, ऊर्जा, और शक्ति का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वाट। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल, और कार्य का मात्रक भी जूल है। आगे बढ़ते हैं हम इंपॉर्टेंट प्रश्नों की ओर। देखिए ऑल द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो अभी तक भी लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और अन्य दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। देखिए सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें दूरी, दिशा व चाल मापने के लिए किस प्रकार की ध्वनि का उपयोग करते हैं। तो देखिए सोनार में साउंड तरंगे यानी कि साउंड नेविगेशन रेंजिंग, तो देखिए श्रव्य ध्वनि, अविश्रव्य ध्वनि, पराध्वनि, प्रतिध्वनि, तो यहाँ पे हम पराध्वनि तरंगों का यूज करते हैं, ध्वनि तरंगों का, यानी कि पराध्वनि इसमें भी। अगला है, किस लेंस में सदैव एक आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए जो लेंस जो है, उत्तल लेंस सभी तरह के इमेज बनाता है, लेकिन अवतल जो लेंस है वो हमेशा छोटा इमेज बनाता है और आभासी बनाएगा। अवतल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों ही एक काम करते हैं, दोनों ही सदैव आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं। तो यहाँ पे लेंस की बात की गई तो अवतल लेंस, और दर्पण की बात की जाती है तो वहाँ पे आएगा कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। अगला देखिए, समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता कितनी होगी। तो देखिए समतल दर्पण हमेशा वस्तु के बराबर इमेज बनता है, तो इसका मैग्निफिकेशन होगा 1, यानी कि मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज दोनों क्या है, बराबर है। अगला है, उत्तल लेंस की क्षमता किस में होगी। उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा प्लस में होगी, ध्यान रखिए, क्योंकि इसकी फोकस दूरी किधर होगी, इसकी फोकस दूरी राइट हैंड की तरफ होगी, इधर की दूरी प्लस में, जबकि अवतल लेंस की जो क्षमता है वो किस में होगी, माइनस में। तो यहाँ पे प्लस और माइनस, यानी कि ऑप्शन जो अ है वो आपका करेक्ट आंसर हुआ। अगला है, हीरे का अपवर्तनांक, तो हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है। अगला है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा, तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश की मात्रा होता है वो होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, यानी कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होती है। तो ऑप्शन ब पे टिक लगा दीजिए। तो यहाँ जो जो क्वेश्चन आपके राइट है मैं उन पे टिक लगाता जा रहा हूँ, आप भी नोट करते रहिए। और लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए और अन्य स्टूडेंट्स तक भी शेयर कर दीजिए। मज़ेदार क्वेश्चन अब आता है आपके सामने। इधर है एंडोक्राइन ग्लैंड और इधर निकलने वाले हार्मोन। देखिए अग्नाशय कौन सा हार्मोन निकालता है, ये इंसुलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, इंसुलिन। वृषण कौन सा हार्मोन सेक्रेट करता है, टेस्टोस्टेरोन, जो कि दाढ़ी मूंछों के लिए प्रेरित करता है, यानी कि द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो है नर के अंदर। अंडाशय ग्रंथि कौन सा हार्मोन छोड़ती है, ये छोड़ती है एस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन, जो कि महिलाओं के अंदर मादा द्वितीयक लैंगिक लक्षण के लिए जिम्मेदार है। थायराइड कौन सा हार्मोन, थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन। और पिट्यूटरी ग्लैंड्स कौन सा हार्मोन, वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन।
और एड्रिनल ग्रंथि कौन सा हार्मोन, एड्रिनलिन हार्मोन। तो हमने क्या कर लिया, सभी को मैच कर लिया। अग्नाशय ग्रंथि कौन सा हार्मोन, इंसुलिन। अग्नाशय कौन सा हार्मोन, इंसुलिन। वृषण कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन। अंडाशय कौन सा हार्मोन छोड़ती है, एस्ट्रोजन। और थायराइड कौन सा हार्मोन छोड़ती है, थायरोक्सिन। पिट्यूटरी ग्लैंड्स कौन सा हार्मोन छोड़ती है, ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। और एड्रिनल ग्रंथि कौन सा हार्मोन छोड़ती है, एड्रिनलिन हार्मोन। तो हमने सारे क्वेश्चन क्या कर लिए, मैच कर लिए। अब आगे बढ़ते हम और भी क्वेश्चन की ओर। एक समतल दर्पण की फोकस दूरी होगी, तो फोकस दूरी कैसी होगी, अनंत होगी, क्योंकि इनका रेडियस नहीं होता है, यानी कि रेडियस 0 होता है। ठीक है, तो अनंत होगी इसका। अगला है टंकी के पेंदे पर रखा सिक्का किस कारण से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो देखिए ये अपवर्तन की परिघटना के कारण। कौन सी परिघटना, रिफ्रैक्शन के कारण। अगला डायोप्टर किसका मात्रक है, तो ये लेंस की जो पावर है यानी कि लेंस की जो शक्ति है या उसकी जो क्षमता है उसका, यानी पावर ऑफ लेंस का जो मात्रक है वो क्या है, वो है डायोप्टर। ठीक है, तो यहाँ पे डायोप्टर पावर ऑफ लेंस, और इसको P बराबर हम शो करते हैं 1/f से, यानी कि फोकस दूरी का इन्वर्सल होता है, यानी कि व्युत्क्रम होता है। आगे बढ़ते हैं और मज़ेदार प्रश्न देखिए। एल्यूमिनियम ऑक्साइड किस प्रवृत्ति का होता है, तो ये उभयधर्मी ऑक्साइड है, यानी कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड का एग्जाम्पल है जिंक ऑक्साइड। और क्योंकि ये अम्ल के साथ भी क्रिया करता है और क्षार के साथ भी क्रिया करता है, इसलिए अम्ल के साथ क्रिया करेगा तो ये कैसा व्यवहार करेगा, क्षारी, और लवण और जल बनाएगा। और क्षार के साथ क्रिया करेगा तब ये अम्लीय व्यवहार करेगा और लवण और जल बनाएगा, इसलिए इसकी प्रवृत्ति कैसी है, उभयधर्मी, यानी कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में किसका उपयोग करते हैं, निकल का उपयोग करते हैं हाइड्रोजनेशन में, यानी कि हाइड्रोजनीकरण में। साधारण नमक का जो फॉर्मूला है वो क्या है, साधारण नमक का फॉर्मूला है NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड। तो देखिए यहाँ पे जो आंसर सही है आपके मैंने गोले कर दिए, आप भी टिक लगाते रहिए। टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो देखिए टमाटर के अंदर ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है, नींबू में। एसिडिक अम्ल किसमें पाया जाता है, विनेगार में। ओके, अगला है निम्न में से कौन सा द्रव अवस्था में पाई जाती है। देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो जो ब्रोमीन है ये एक ऐसे अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है, इसका जो सिंबल है Br है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम नए प्रश्नों की ओर। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मनुष्य में क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, मनुष्य में उत्सर्जी उत्पाद विलेय नाइट्रोजनी यौगिक के रूप में वृक्क में जिस संरचना द्वारा निकाले जाते हैं वह है सिस्ट्रोन, नेफ्रॉन, न्यूट्रॉन, रिकोन। तो देखिए नेफ्रॉन जो है किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। रक्तदाब मापा जाता है, यानी कि जो हमारा ब्लड प्रेशर किससे मापते हैं, थर्मामीटर से, स्पिग्मोमेनोमीटर से, बैरोमीटर से, सिस्मोग्राफ से। तो थर्मामीटर से टेम्परेचर मापते हैं, स्पिग्मोमेनोमीटर से ब्लड प्रेशर मापा जाता है, बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है, और सिस्मोग्राफ जो है इसका यूज भूकंप की उसमें किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे स्पिग्मोमेनोमीटर पे टिक लगा लीजिए। अगला जड़ें होती है, तो जड़ें हमेशा गुरुत्वाकर्षण की ओर गति करती है, यानी कि नीचे की ओर जमीन में, तो ये गुरुत्वाकर्षण के धनात्मक कार्य करती है, यानी कि धनात्मक वृद्धि है इनकी। अगला है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न होता है, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ये जो है वृषण से उत्पन्न होता है, जैसा कि मैंने वो जो मैच वाले उसमें अपने देख लिया। ओजोन परत में पाई जाने वाली गैस जो ओजोन है उसके एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु, तो उसका जो फॉर्मूला O3 है, यानी कि ओजोन का जो फॉर्मूला क्या है O3 है। तो कितने परमाणु होंगे, 3। तो ऑप्शन स पे टिक लगा लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम इंपोर्टेंट प्रश्न की ओर। शेविंग दर्पणों के रूप में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पे हम अवतल दर्पण का यूज करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण में जो पास में रखी वस्तु कैसे दिखाई देती है, बड़ी दिखाई देती है। ठीक है, तो जो शेविंग मिरर में उसमें जो ऑब्जेक्ट होती है वो पास में होती है। अगला पानी से भरी बाल्टी की तली पर रखा सिक्का किस भौतिक घटना के कारण, परिघटना के कारण ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, तो ये अपवर्तन की परिघटना के कारण ही जो है सिल्ली जो होती है उसके ऊपर भी जो उभरे हुए अक्षर दिखाई देते हैं, पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है, और अपवर्तन की परिघटना के कारण ही अग्रिम सूर्योदय तथा विलंब सूर्यास्त जैसी घटनाएं होती हैं। अगला है 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या है, तो देखिए यहाँ पे
जो V बराबर होता है वो होता है W/Q, और यहाँ हमें क्या पूछा गया है, W पूछा गया है, यानी कि वर्क पूछा गया है। तो वर्क बराबर क्या होगा, वर्क बराबर होगा V इंटू Q। तो यानी कि V को Q से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो V यानी कि यहाँ पे विभवांतर है 12 वोल्ट, तो 12 का 2 से गुणा कर दीजिए, यानी कि 12 इंटू 2 यानी कि कितना हो जाएगा 24। तो यानी कि आर कितना हो जाएगा 24 जूल। अगला है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत, ये माइकल फेराडे ने दिया था, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। अगला है गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी कि R बराबर R है, फोकस दूरी F है, तो उसमें क्या संबंध होगा, यानी कि R जो होती है वो फोकस दूरी की डबल के बराबर होती है, यानी कि R बराबर 2F, यानी कि हमारा जो है R जो है हमारा करेक्ट आंसर हुआ R बराबर 2F। इस पर टिक लगा लीजिए, यानी कि ऑप्शन अ पे क्लिक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मानव के पाचन तंत्र में जो क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत, बृहदांत यानी कि बड़ी आंत, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के मध्य पाई जाने वाली जो अवशिष्ट संरचना है, इसको क्या कहते हैं, इसको क्रमिरूपी परिशेषिका कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रमिरूपी परिशेषिका, अपेंडिकुलस भी कहते हैं इसको इंग्लिश में। अगला है मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है, तो मस्तिष्क सोचने के लिए भी कार्य करता है, हृदय स्पंदन के लिए भी है, और शरीर का बैलेंस भी बनाने का काम करता है, क्योंकि हमारा पश्चिम मस्तिष्क बैलेंस बनाता है, अग्र मस्तिष्क सोचता है, और हृदय स्पंदन यानी कि अनैच्छिक क्रियाओं पर भी कंट्रोल करता है। तो सभी हमारा करेक्ट आंसर, यानी कि ये सभी काम अपना हर्ट करता है, तीनों ही काम करता है अपना अपना मस्तिष्क यानी कि ब्रेन। अगला लेशमेनिया में जनन होता है, तो लेशमेनिया में इस तरह से बहु द्विखंडन होता है, तो द्विखंडन विधि द्वारा लेशमेनिया में होता है जनन, जो कि अलैंगिक जनन की विधि है। विकास की दृष्टि से हमारा किससे अधिक समानता है, तो चिंपैंजी जो है विकास की दृष्टि से सबसे ज़्यादा हमसे अगर समानता रखता है, अगर हम डेवलपमेंट की दृष्टि से, एवोल्यूशन की दृष्टि से देखें तो। अगला क्वेश्चन है पादप में जाइलम, तो जाइलम किसका परिवहन करता है, जाइलम जल का करता है, फ्लोएम भोजन का करता है। तो यहाँ पे जल का वहन करता है कौन, जाइलम। तो ऑप्शन अ पे टिक लगा लीजिए। अगला है निम्न में से कौन सा यौगिक फोटोग्राफी में, तो फोटोग्राफी में AgBr का यूज करते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड का। अगला रसायनों का राजा, यानी कि कौन से रसायन को रसायनों का राजा कहते हैं, तो जो सल्फ्यूरिक अम्ल यानी गंधक का अम्ल H2SO4, इसको रसायनों का राजा कहते हैं। अगला शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो बिल्कुल ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये 24 कैरेट का होता है शुद्ध सोना। ऑप्शन अ टिक लगा लीजिए इस पे। उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, इसकी वक्रता त्रिज्या यानी कि R बराबर है 32 सेंटीमीटर। तो यानी कि जो फोकस दूरी है उससे ज्ञात करना है, तो जो फोकस दूरी F बराबर होती है R/2, यानी कि F जो है वो क्या होगी, जो रेडियस है हमारी यानी वक्रता त्रिज्या के आधी के बराबर है। तो यहाँ पे 32 सेंटीमीटर का आधा कर लीजिए, यानी कि क्या आएगा आंसर 16 सेंटीमीटर। क्या आएगा, तो उसकी जो फोकस दूरी कितनी होगी 16 सेंटीमीटर, ठीक है। और उत्तल दर्पण है, तो यहाँ पे उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी निकल जाती है 16 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब हमारा बनता है रेटिना यानी कि दृष्टि पटल पर। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर। अगला है प्रतिरोधकता यानी कि रेजिस्टिविटी का मात्रक क्या है, तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, जबकि रेजिस्टिविटी का मात्रक होता है ओम इंटू मीटर, यानी कि ऑप्शन आ पे टिक लगा लीजिए। अगला है दुर्बल अम्ल है, यानी कि जो वीक एसिड, देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रबल अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल भी प्रबल अम्ल है, HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल भी प्रबल अम्ल, जबकि CH3COOH यानी कि ये जो एसिटिक अम्ल है ये एक प्रकार का दुर्बल अम्ल का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अगला है आमाशय और ग्रहणी के मध्य में पाई जाने वाली पाचक अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि है, यानी कि यहाँ पे एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड का उदाहरण है। तो ये क्या है, अग्नाशय यानी कि पेनक्रियाज कौन सा हार्मोन छोड़ती है, इंसुलिन, ओके। और बहिःस्रावी के रूप में कौन सा एंजाइम छोड़ती है, अग्नाशय रस छोड़ती है, यानी कि पेनक्रेटिक जूस, जो कि पाचन में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो ऑप्शन जो ब है हमारा करेक्ट आंसर। अनैच्छिक और प्रतिवर्ती क्रिया, तो ये अनैच्छिक क्रिया यानी कि हमारा मेरुरज्जु
इसका संबंध है इससे, हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है इसका संबंध मेरुरज्जु यानी कि अनैच्छिक क्रियाओं पर प्रतिवर्ती चाप बनते हैं। यहाँ पे पत्थर चट्टा ब्रायोफिल्म किसके द्वारा होता है, इस तरह की जो पत्तियाँ होती है वो पत्तियाँ उनका जो डिटेच्ड हो जाती है तो नए पादप का निर्माण कर लेती है। ये अलैंगिक जनन की विधि है। कौन सा इसमें, कायिक प्रवर्धन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, पत्थर चट्टा है ब्रायोफिल्म में। अगला है हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि उनमें होता है हरित लवक क्लोरोफिल के कारण, यानी कि ऑप्शन अ पे टिक लगा लीजिए। मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग है, तो हमारा जो मेन जो उत्सर्जी अंग कौन हुआ, किडनी, क्योंकि हमारा जो नाइट्रोजन वेस्ट है किडनी ही फिल्टर करती है। ओके, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं हम और नए क्वेश्चन की ओर। नोबल धातु कौन सी हुई जो बहुत ही कम क्रियाशील है। नोबल धातु जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, तो वो किसके साथ घुल जाती है, एक्वा रेजिया के साथ, यानी कि अम्लराज के साथ। अम्लराज क्या होता है, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल का 3:1 का मिश्रण क्या कहलाता है, अम्लराज यानी कि एक्वा रेजिया। तो ये एक्वा रेजिया में घुल जाता है कौन, नोबल गैस यानी नोबल धातु यानी कि सोना चांदी प्लेटिनम जैसी धातु। उदासीन यौगिक की pH होती है, तो जो उदासीन यौगिक है उसका जो pH होगा कितना होगा, 7 होगा, यानी कि न्यूट्रल होगा। जैसे जल का pH 7 होता है यानी कि न्यूट्रल होता है। निम्न में सबसे हल्की गैस कौन सी है, तो यहाँ पे सबसे हल्की गैस कौन सी होगी, हाइड्रोजन। कौन सी गैस, हाइड्रोजन। जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, तो देखिए CaSO4.2H2O, और यहाँ पे जिप्सम का जो फॉर्मूला आ जाएगा हमारा कैल्शियम सल्फेट का जो है डाईहाइड्रेट यानी कि CaSO4.2H2O। अगर CaSO4.12H2O आता है तो वो किसका है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है। उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो देखिए जो उत्तल जो दर्पण है उसका उपयोग हम किस में करते हैं, दर्पण वाहन में भी करते हैं। इसमें बिल्कुल दर्पण वाहन में किया जाता है, यानी कि साइड ग्लास में इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये वस्तु का हमेशा सीधा और छोटा इमेज बनाता है, यानी कि। और ये टार्च में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, सौर भट्टी और शेविंग में अवतल का, जैसा कि पहले। तो यहाँ पे दर्पण जो वाहन है हमारे साइड मिरर में उत्तल दर्पण का यानी कि कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं हम नए क्वेश्चन की ओर। कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता, संभवतः उसे कौन सा दृष्टि दोष है। तो देखिए दूर दृष्टि दोष का मतलब दूर की दृष्टि में तो कोई दोष नहीं, और पास का दिखाई नहीं देता तो उसको दूर दृष्टि दोष है। और निकट दृष्टि दोष में मतलब निकट की दृष्टि में तो कोई दोष नहीं, यानी निकट का तो दिखाई देता है। तो यहाँ पे इस व्यक्ति को दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता, तो कोई किसको देख पा रहा है, या निकट को देख पा रहा है स्पष्ट, यानी कि इसको कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष है। यानी कि निकट का तो दिखाई देता है, दूर का दिखाई नहीं देता, उसको कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, यानी कि निकट में देखने में कोई दिक्कत नहीं, दूर का दिखाई नहीं देता तो उसको निकट दृष्टि दोष। और दूर दृष्टि दोष में दूर का तो दिखाई देता है, निकट का नहीं दिखाई देता उसको। ठीक है, तो ये उसको दूर दृष्टि दोष होता है। तो यहाँ पे इसको कौन सा होगा, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, उसको निकट दृष्टि दोष है। ठीक है, अगला है एक यूनिट विद्युत ऊर्जा में कितने जूल हैं। तो एक यूनिट जो होती है 1 किलोवाट घंटा के बराबर होती है। यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर। अगला, रेटिना पर किसी वस्तु का इमेज यानी प्रतिबिंब बनता है, तो कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। बिल्कुल वास्तविक और उल्टा बनता है रेटिना पर हमारे, यानी कि दृष्टिपटल पर। अगला, दर्पणों की सभी दूरियां किस बिंदु से मापी जाती। तो दर्पण के लिए सभी दूरियां पोल से यानी कि ध्रुव से मापी जाती है, जबकि लेंस की बात की जाए तो ऑप्टिकल सेंटर से। तो यहाँ पे दर्पण की बात की गई है। तो यहाँ पे हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे करने का प्रयास किए। आई होप आपके जो सभी क्वेश्चंस परीक्षा की दृष्टि से, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, और आपने सभी क्वेश्चन का आनंद से व्यवस्थित तरीके से अध्ययन किया होगा। और ये जो है ये वीडियो भी आपके एजुकेशन में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रोल प्ले करेगा, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।
और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अन्य फ्रेंड्स तक भी शेयर करते रहिए। थैंक यू।